हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। दोस्तों, पिछला हफ्ता इनफैक्ट जो सितंबर की सीरीज है वो पूरी सीरीज ही काफी इवेंटफुल रही। जिन लोगों ने पोजीशन बनाई थी उनको ऐसा धक धक हो रहा था क्योंकि बाजार गिर रहा था, और जिन लोगों ने पोजीशन नहीं बनाई थी वो पोजीशन बनाने की वेट कर रहे हैं, उनको एक उम्मीद दिखाई दे रही थी कि शायद करेक्शन होगा, प्रॉपर लेवल्स पे बाजार आएगा और वो पोजीशन बना पाएंगे। लेकिन फ्राइडे की मूव ने सबको कंफ्यूज करके रख दिया है। सितंबर के सीरीज ने बुल्स के मन में एक डर पैदा कर दिया है, और वहीं फ्राइडे की शॉर्ट कवरिंग रैली ने बेयर्स के मन में एक डर पैदा कर दिया है। तो इस वीडियो में हम इंडिकेटर्स को यूज करके, टेक्निकल्स को यूज करके और डेटा को यूज करके यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि बाजार का रुख किस तरफ है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया। अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो निफ्टी करीब 454 पॉइंट्स का लॉस दिया है, जो कि करीब 3.95% बनता है। वहीं बैंक निफ्टी ने करीब 1049 पॉइंट्स का लॉस दिया है, जो कि 4.76% बनता है। वहीं अगर हम मंथली गेन लॉस की बात करें तो निफ्टी ने करीब 600 पॉइंट्स का लॉस दिया है, जो कि करीब 5.13% बनता है। वहीं बैंक निफ्टी ने करीब 3543 पॉइंट्स का लॉस दिया है, जो कि करीब 14.54 बनता है। वहीं अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो पिछले सीरीज में सभी मार्केट्स ने लगभग करेक्शन दिया है। दोस्तों, आपने कभी यह सोचा है कि सारे ग्लोबल मार्केट्स एक साथ ऊपर या नीचे जाते हैं? 95% टाइम्स ऐसा ही होता है। इसका क्या कारण है? क्यों होता है ऐसा? इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो FIIs इंडियन मार्केट में काम करते हैं वही FIIs US मार्केट्स में भी काम करते हैं, लंदन में भी करते हैं, हांगकांग में भी करते हैं और जापान में भी करते हैं। तो एक तरीके से ये 20-25 FIIs हैं जो वर्ल्ड वाइड मार्केट्स को कंट्रोल करते हैं, और ये जब चाहें तब कहीं के बाजार को भी चढ़ा सकते हैं, कहीं के बाजार को भी गिरा सकते हैं। तो आप कितने भी इंडिकेटर स्टडी कर लीजिए, कितने भी डेटा पॉइंट स्टडी कर लीजिए, लेकिन सबसे बड़ा इंडिकेटर ये होता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अगर आप इनकी चाल को समझ पाएंगे तो आपको बाजार की चाल भी समझ में आ जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉन्ड मार्केट में क्या चल रहा है, क्रूड में क्या चल रहा है, गोल्ड में क्या चल रहा है, करेंसी में क्या चल रहा है। पहले हम इसकी एनालिसिस करेंगे और इसको यूज करके बाजार के रुख को भापने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस या टेक्निकल्स को यूज करके बाजार के डायरेक्शन को जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आप देखें कि बाजार में क्या होता है तो आप देखेंगे कि बाजार में पैसा एक एवेन्यू से दूसरे एवेन्यू घूमता रहता है। यानी कि कभी पैसा बॉन्ड मार्केट से निकलकर इक्विटी मार्केट में आता है, कभी इक्विटी मार्केट से निकलकर बॉन्ड मार्केट में जाता है। तो अगर आप इन सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में से देखें तो इसमें जो सबसे ज्यादा रिस्की इंस्ट्रूमेंट है वो है इक्विटी मार्केट, और जो सबसे ज्यादा सेफ है वो है बॉन्ड मार्केट, क्योंकि बॉन्ड मार्केट में रिटर्न्स आर प्रेडिक्टेबल और टेक्निकली इट इज गारंटीड। तो जब इक्विटी मार्केट में रिस्क बढ़ जाता है तो लोग इक्विटी मार्केट से पैसा निकालकर बॉन्ड मार्केट में डाल देते हैं, और जब उन्हें लगता है कि नहीं, इक्विटी मार्केट का वर्स्ट इज ओवर, तो वो बॉन्ड मार्केट से पैसा निकालकर इक्विटी मार्केट में डाल देते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि बॉन्ड मार्केट में क्या हो रहा है, क्योंकि बॉन्ड मार्केट से ही हमें पता चलेगा इक्विटी मार्केट का राज। दोस्तों, जैसा कि पहले भी मैंने आपसे शेयर किया है कि बॉन्ड मार्केट का साइज इक्विटी मार्केट से बहुत बड़ा होता है, और ज्यादातर पैसा इंस्टीट्यूशंस का बॉन्ड मार्केट में ही पड़ा होता है। लेकिन अगर हम ये पता कर सकें कि वो बॉन्ड मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं या बॉन्ड मार्केट में पैसा डाल रहे हैं, तो इससे हमें यह पता चल पाएगा कि इक्विटी मार्केट के प्रति उनका क्या रुख है। तो आइए हम जरा इक्विटी मार्केट और बॉन्ड मार्केट के कोरिलेशन को एक बार फिर डिस्कस करते हैं। जब इक्विटी मार्केट से पैसा निकालकर बॉन्ड मार्केट में डाला जाता है तो इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, वो बॉन्ड को खरीदते हैं। तो जब ज्यादा क्वांटिटी में बॉन्ड को खरीदा जाएगा तो क्या होगा, बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे। तो जब बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे तो क्या होगा, बॉन्ड का यील्ड कम होगा। यील्ड क्या होता है, तो यील्ड इज नथिंग बट रिटर्न। तो आइए जरा हम देखते हैं कि इंडिया 10 इयर्स बॉन्ड यील्ड का क्या परफॉर्मेंस है।
तो अगर हम इस चार्ट को देखें तो हम देखेंगे कि बॉन्ड यील्ड लगातार गिर रहे हैं। जनवरी से लेकर जुलाई तक बॉन्ड यील्ड में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली और 6.6% से यील्ड गिर के 5.8% हो गए। अगस्त में हमें इसमें एक राइज देखने को मिला और यील्ड 5.8% से बढ़ के करीब 6.2% तक चले गए। इसका एक बड़ा कारण यह था कि जो आईपीओ आए थे उसके लिए एफआईआईज ने बॉन्ड मार्केट से पैसा निकाला और इक्विटी मार्केट में डाला और उसका परिणाम हमें देखने को मिला कि इक्विटी मार्केट में हमें राइज देखने को मिला। लेकिन सितंबर के महीने में अगर आप देखिए तो वापस से बॉन्ड यील्ड गिरे हैं। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि सितंबर महीने में बॉन्ड यील्ड गिरा है, यानी कि इक्विटी मार्केट से पैसा निकालकर बॉन्ड मार्केट में डाला गया है। अब हो सकता है कि अगले महीने बॉन्ड यील्ड फिर बढ़ जाए। हमें यह देखना है कि कम से कम 2 से 3 महीने तक बॉन्ड यील्ड को 6% से ऊपर रहना है, तभी हम मानेंगे कि सचमुच बॉन्ड मार्केट से पैसा निकालकर इक्विटी मार्केट में डाला जा रहा है। फिलहाल सितंबर महीने का जो डेटा हम यहां पे देख रहे हैं उससे हमें बॉन्ड मार्केट तो हमें यह बता रहा है कि इक्विटी मार्केट्स आर बेरिश। तो इस क्राइटेरिया के बेसिस पर बाजार बेरिश है। आइए अब जरा हम गोल्ड की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, गोल्ड और इक्विटी मार्केट भी अक्सर अलग अलग रास्तों पे चलते हैं, क्योंकि गोल्ड को एक तरीके से सेफ रास्ता माना जाता है और हमने हिस्टोरिकली देखा है कि जब भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम आती है तो लोग बाजार से पैसा निकालकर गोल्ड में डालते हैं। लेकिन आप पिछले कुछ महीनों का अगर परफॉर्मेंस देखें तो गोल्ड और इक्विटी एक जैसा लगभग बिहेव कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि काफी मात्रा में रिटेल वाले गोल्ड पे पहुंच गए हैं और वहां पे खरीदी बेची कर रहे हैं। तो इस वक्त अगर आप गोल्ड को देखेंगे शॉर्ट ड्यूरेशन में तो वो रिटेल के माइंडसेट को दिखाएगा। एक और जो चौंकाने वाली चीज है कि गोल्ड में भी काफी ज्यादा वोलेटिलिटी हो गई है, जस्ट लाइक इक्विटीज। कुछ साल पहले तक गोल्ड में इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं होती थी और ये एक और प्रूफ है कि काफी मात्रा में रिटेल के लोग गोल्ड में काम कर रहे हैं। तो गोल्ड और इक्विटी मार्केट लगभग एक जैसी मूवमेंट दिखा रहे हैं, तो हम यहां से कुछ खास इंटेलिजेंस गैदर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आप पूरे 2020 का गोल्ड का ट्रेंड देखेंगे तो गोल्ड प्राइसेस बढ़े हैं, लेकिन अगर हम नियर टर्म का डेटा देखें तो ये हमें कुछ खास जानकारी नहीं दे रहा है। आइए अब जरा हम क्रूड की बात कर लेते हैं और क्रूड और निफ्टी का कोरिलेशन देखते हैं। अगर हम जनवरी से अप्रैल का डेटा देखें तो क्रूड मार्केट में एक जबरदस्त क्रैश हुआ था, तो क्रूड फ्यूचर्स का प्राइस माइनस में पहुंच गया था। अप्रैल के बाद हमने क्रूड प्राइसेस में एक राइज देखा क्योंकि लॉकडाउन हटा दिया गया था, थोड़ी बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी रिज्यूम हुई थी। लेकिन सितंबर में हमें फिर से फॉल देखने को मिल रहा है क्रूड का, और क्रूड का अगर हम डेटा देखें तो ये एक बार फिर हमें बेरिश सिचुएशन बता रहा है, क्योंकि क्रूड प्राइस गिर रहा है। इसका मतलब क्रूड की डिमांड उस तरीके से नहीं बढ़ रही है और जो इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने के बजाय घट रही है। आइए अब जरा यूएसडी आईएनआर को कंपेयर करते हैं और निफ्टी के साथ उसका कोरिलेशन को देखते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को यूएसडी आईएनआर का रिलेशन नहीं पता, मैं उनको थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए, जब भी बाहर से इंडिया में पैसा आता है डॉलर में और ज्यादा मात्रा में आता है तो क्या होता है? रुपया स्ट्रांग होता है। मतलब अगर पहले $1 इक्वल टू 75 था तो ज्यादा रुपया आने के बाद $1 इक्वल टू 73 हो जाएगा या 72 हो जाएगा या 70 हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि रुपया स्ट्रांग हो रहा है और यह प्रूफ होता है कि डॉलर इंडिया में आ रहा है। जब डॉलर इंडिया से बाहर जाता है तो इसका क्या मतलब होता है? तो डॉलर बाहर जाने से पहले मान लीजिए $1 इज इक्वल टू 75। जब भारी मात्रा में डॉलर इंडिया से बाहर जाएगा तो वो 75 से बढ़ के 77 हो जाएगा, तो हम कहेंगे रुपया कमजोर हो गया। तो जब हम डॉलर रुपीस के प्राइस को स्टडी करते हैं तो हमें यह अंदाजा लग सकता है कि डॉलर इंडिया के अंदर आ रहा है या डॉलर इंडिया से बाहर जा रहा है। जब डॉलर इंडिया के अंदर आएगा तो हम उसे बुलिश मानेंगे और जब डॉलर इंडिया से बाहर जाएगा तो हम उसे बाजार के लिए बेरिश मानेंगे। तो अगर हम यूएसडी आईएनआर का डेटा देखें
तो जनवरी से जून तक हमने देखा कि रुपया कमजोर हो रहा था, क्योंकि वो 72 रुपीज से बढ़कर 75.50 तक पहुंच गया। तो इस दौरान हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पैसा भारतीय बाजारों से निकालकर एफआईआईज अपने देश ले गए। वहीं अगर हम जून से अगस्त का डेटा देखें तो रुपया थोड़ा स्ट्रांग हुआ, क्योंकि 75 रुपीज से गिरकर वो 73 पे आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि एफआईआईज इस दौरान इंडिया में पैसा लेकर आए, यानी डॉलर को लेकर आए। क्यों लेकर आए? उसका एक कारण यह हो सकता है कि उन्होंने आईपीओ, एफपीओ जो उस दौरान आए उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया। लेकिन अगर सितंबर में आप देखें तो एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि वो इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि रुपीस एक बार फिर वीक हो रहा है। तो आइए अब हम इन डेटा पॉइंट्स को समराइज करते हैं। तो हमने देखा बॉन्ड मार्केट हमें बियरिश इंडिकेशन दे रहा है, गोल्ड से हमें कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा है तो हम इसे इग्नोर कर देंगे। क्रूड हमें नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है, यानी कि बेरिश इंडिकेशन दे रहा है, और यूएसडी एक बार फिर हमें नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। तो सितंबर के महीने में 4 में से 3 इंडिकेटर हमें नेगेटिव इंडिकेशन दे रहे हैं या बेरिश सेंटीमेंट दे रहे हैं, और एक हमें कोई खास इंटेलिजेंस नहीं दे रहा है। तो इसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि ये इंडिकेटर्स हमें कह रहे हैं कि बाजार में बेरिशनेस है। आइए अब थोड़ा हम निफ्टी की टेक्निकल स्टडी कर लेते हैं, या टेक्निकल एनालिसिस, या निफ्टी के जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। आइए सबसे पहले हम निफ्टी का डेली चार्ट देखते हैं। अगर आप निफ्टी का डेली चार्ट देखें तो मार्च अप्रैल में जो 7500 का लो बनाया था वो काफी हाई वॉल्यूम में बनाया गया था, और ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से हमने उस टाइम आपको बुलिश टारगेट दिया था 9980 का। तो जो लोग हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको याद होगा कि हमने उसी दौरान हमने ये बोला था कि निफ्टी यहां से ऊपर जाके 9980 तक जाएगा, और हो सकता है 10,100 तक भी चला जाए। अब आप 31 अगस्त का डेटा देखिए, वहां पर भी एक बहुत बड़ा वॉल्यूम पैटर्न हमें दिख रहा है। तो दोस्तों ये हमें क्या बताता है? हमें ये एक तरीके से इशारा कर रहा है कि जो बड़ी बाइंग बड़े प्लेयर्स ने मार्च अप्रैल में खरीदारी की थी उसमें से एक बड़ा चंक 31 अगस्त को निकाल दिया गया है। वॉल्यूम एनालिसिस का एक सिंपल रूल याद रखिए कि जब भी एक बड़ी गिरावट होती है और हाई वॉल्यूम हमें दिखता है तो ये एक साइन होता है कि काफी बड़ी मात्रा में खरीदारी हो रही है स्मार्ट प्लेयर्स के द्वारा। और इसका उल्टा रूल होता है कि जब बहुत बड़े मूव होती है और एक बहुत बड़ा वॉल्यूम का बार हमें दिखता है तो हम इसे कहते हैं वॉल्यूम क्लाइमैक्स। तो ये एक तरीके का इंडिकेशन होता है कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहां पर सेलिंग हुई है। ऑफ कोर्स इसके साथ हम और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स और डेटा पॉइंट्स को देखते हैं, लेकिन वॉल्यूम एनालिसिस का ये एक सबसे सिंपल और इफेक्टिव रूल है। तो इस वॉल्यूम एनालिसिस के बेसिस से हमें यह दिख रहा है कि यहां पर एक जेन्युइन सेलिंग हुई है और हो रही है। आइए अब हम थोड़ा इसकी मूविंग एवरेज की बात करते हैं। दोस्तों हमने पिछले कुछ वीडियोस में आपको बताया कि निफ्टी 25 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर आगे बढ़ रही थी। कुछ हफ्तों पहले उसने 25 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन किया, यानी कि प्राइसेस उसको तोड़ के नीचे आ गया, और उसके बाद हमें एक छोटा मोटा रिबाउंड देखने को मिला, और फिर दोबारा निफ्टी ने उस मूविंग एवरेज के सपोर्ट को तोड़ा है। यह एक नेचुरल और नॉर्मल पैटर्न है। जब भी प्राइमरी ट्रेंड के दूसरी तरफ ब्रेकडाउन होता है तो वो फर्स्ट टाइम वो ब्रेकडाउन सक्सेसफुल नहीं होता है, वहां से एक रिबाउंड होता है, और सेकेंड टाइम उस सपोर्ट को वो ब्रेकडाउन करता है तो हम उसे कंफर्मेशन मानते हैं। अब प्राइसेस पूरी तरीके से 25 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ गए हैं, और जब तक प्राइस इस मूविंग एवरेज से नीचे रहेगा तो हम उसे बियरिश ट्रेंड ही मानेंगे। आइए अब हम निफ्टी का वीकली चार्ट देखते हैं। अगर आप वीकली चार्ट को देखें तो लगातार हमें दो बड़े रेड कैंडल्स दिख रहे हैं, और ऐसा पैटर्न हमें करीब 15 वीक्स के राइज के बाद देखने को मिला है। तो यहां पर भी हमें एक बेरिश इंडिकेशन दिख रहा है। तो दोस्तों देखिए, डेटा पॉइंट्स ने हमें बताया कि बेरिश है, टेक्निकल्स ने हमें बताया कि बेरिश है,
लेकिन आगे बाजार में क्या होने वाला है और हमें क्या करना चाहिए, आइए इस पे अब बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि डेटा पॉइंट्स और इंडिकेटर्स बेयरिश इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें इसका कंफर्मेशन पाना है। और वो कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? जब तक हमें एक और वीकली बड़ी रेड कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिल जाती है, तब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिल पाएगा। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज को रजिस्टर करने के लिए हमें 3 मौके चाहिए होते हैं। पहले मौके पर हमारा ध्यान उस तरफ जाता है, दूसरे मौके पर हमें उसमें इंटरेस्ट बढ़ जाता है, और तीसरे पर हम कन्विंस हो जाते हैं। तो अभी हमने 2 वीकली रेड कैंडल्स देखे हैं, लेकिन अभी हमें एक और कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अगर एक हफ्ते तक हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे तो बाजार कितना गिर जाए हम कह नहीं सकते। दूसरी चीज जो मैंने जैसा बताया कि 25 डे मूविंग एवरेज से नीचे जब तक प्राइस रहता है तब तक बाजार बेरिश रहेगा। तीसरी चीज कि अगर बाजार गिरा तो गिर के कहां तक जाएगा। देखिए दोस्तों, इस वक्त जो हमारे पास डेटा है उसके बेसिस पर जो हमने स्टडी किया है कि बाजार फिलहाल 10,400 से नीचे नहीं जाना चाहिए। इस सीरीज में 10,400 से नीचे वो तभी जाएगा जब हमें एक हफ्ते का एक और नेगेटिव क्लोजिंग मिलेगी। तो जब हमें वो वीकली क्लोजिंग मिलेगी तो हम फिर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम 10,400 के लेवल का सपोर्ट मान के चल रहे हैं। चौथी चीज, हमें इस वक्त क्या पोजीशन बनानी चाहिए। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं मैं लोगों को कंफ्यूज स्टेट में नहीं रखता हूं, मैं क्लियर कट डायरेक्शंस देता हूं। तो दोस्तों, अगर आपको पोजीशन बनानी है इस वक्त तो आपको बुलिश के बजाय बेयरिश पोजीशन ही बनानी चाहिए। तो ये मेरी क्लियर कट एडवाइस है कि गो फॉर बेयरिश पोजीशंस। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाकर अक्टूबर की पुट खरीद लीजिए या नवंबर की पुट खरीद लीजिए। इस तरीके की ट्रेडिंग का मैं हिमायती नहीं हूं और मैं कभी भी आपको नहीं कहूंगा। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप पोजीशन बनाइए, बेयरिश पोजीशन बनाइए, लेकिन हेजिंग के साथ बनाइए। और ये इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आपको हेजिंग स्ट्रेटजीज नहीं आती हैं, बनाना नहीं आता है, आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए, वहां पर बहुत सारी आपको बेयरिश स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी और उसमें से काफी स्ट्रेटजीज बिल्कुल फ्री होती हैं। और जो लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं या नए हैं, वो एक्चुअल पोजीशन नहीं बनाना चाहते हैं, वो वहां से उन फ्री स्ट्रेटजीज को स्टडी करिए, उन्हें सेव करिए और उसको ट्रैक करिए और देखिए कि अगर आप उसमें पोजीशन बनाते तो कितना प्रॉफिट या लॉस आपको होता। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहां पे खत्म कर रहा हूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।